सर्वप्रथम बाबा बालकनाथ जी की इस धरती को मेरा शत शत नमन। महाराज सिद्ध चानो जी को मेरा शत शत नमन कि मुझे झंडुता आने का मौका मिला। बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं, पर इच्छा रहेगी कि कभी इस जगह को भी मैं सर्व करूंगी और आप लोगों के लिए भी कुछ करने की मैं कोशिश करूंगी। मैं आज यहाँ पे जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनसे ज्यादा मैं इच्छुक हूँ उन लोगों से बात करने के लिए जो इस तरफ हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो आज घर की दीवार से सारे रोटी कपड़े बर्तन का सारा काम, संडे को हमको यही काम होता है, क्यों? कपड़े झाड़ू बर्तन, ये सारा काम छोड़कर आज ये महिलाएं हमारे लिए यहाँ पर आई हैं, आपके नए स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए आई हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो तालियों की हकदार है ये महिलाएं हैं। तो एक बार जोरदार तालियां महिलाएं अपने लिए भी बजाएं और जो दूसरे लोग यहाँ आए हैं उनके लिए भी बजाएं। मेरा नाम ओशीन शर्मा है और मेरे में ऐसे कोई खास बात नहीं है कि मुझको यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया जाए, फिर भी मुझे यहाँ पे बुलाया है तो ये सोचने पे मजबूर हुई हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हिमाचल अधिकारी हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, उससे भी बड़े सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। पर जब पंकज जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम एक नया स्कूल खोल रहे हैं, शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, वो भी झंडुता में जो कि बिलासपुर में है, तो मैं हैरान हो गई। मैं हैरान इसीलिए हो गई क्योंकि मैं एक मामूली सी ऑफिसर हूं जो कि अपनी सेवाएं आज के समय में नगर में दे रही है जो कि कुल्लू में है। तो ऐसा कभी मुझे नहीं लगता इतिहास में हुआ है कि कोई अधिकारी जहां उसका कार्य क्षेत्र है उसको वहां से छोड़कर दूसरी जगह से निमंत्रण आ रहा है कि आप यहाँ आए और हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन कीजिए। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, सारी की सारी स्कूल कमेटी का, अथॉरिटीज का, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मुझ जैसी एक बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लड़की को बुलाने का यहाँ डिसीजन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाया है तो कुछ जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है तो मेरे पास भी कुछ शब्द हैं क्योंकि मैं भी एक समय में स्कूल की इस प्रक्रिया से निकली हूँ और आज यहाँ पे हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं जब नौकरी लगी उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि जिन मुश्किलों से मैं गुजरी हूँ उन्हीं मुश्किलों से बाकी के बच्चे नहीं गुजरने चाहिए। हिमाचल के बारे में आप लोग ये जानते होंगे कि हम 90% हम लोग जो हैं वो गांव के हैं, हम रूरल हैं, हम लोग कोई बहुत शहरी लोग नहीं हैं। और ये कहते हुए मुझे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। आज दिल्ली मुंबई से लोग जगह छोड़कर हिमाचल में बसना चाहते हैं, हिमाचल की हवा खाना चाहते हैं, हिमाचल के पर्यावरण में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल की हवा में जादू है। इसको देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, किसी कारण से देवभूमि है। मुझे भी अपनी शिक्षा प्राप्त करने का मौका शिमला में मिला। मेरी माँ वहां पे काम करती थी, मेरे छोटे भाई बहन है, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। शिक्षा लेते लेते बड़े हुए, उसके बाद लगा कि नहीं, अब नौकरी का समय आया है। लड़की को हमेशा बहुत सारी चॉइसेस तो नहीं मिलती, दो चॉइस होती है भाई, या तो ब्याह कर लो, है ना, या फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। या अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ वाली लाइन बड़ी कम लोगों को जो है वो सुनाई देती है, बड़ी कम लड़कियों को घर से आवाज सुनाई देती है कि भाई तो अपने पैरों पे खड़ी हो जा। लड़कियों पे इतना प्रेशर नहीं होता है घर में 2 रोटी कमाने का जितना प्रेशर बेचारे लड़कों पे होता है, और ये लड़के इस बात को मानेंगे क्योंकि आज के समय में बेटा नहीं बल्कि एक बेरोजगार बेटा बहुत बड़ा बोझ माना जा रहा है। सही कह रही हूँ? ये दुख आपके अपने हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी कमाना और एटलीस्ट जो 2 रोटी दाल सब्जी वो रात को अपने आप खाती हैं वो उनकी अपनी कमाई की हो, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं आज यहाँ पे स्कूल का इनॉग्रेशन है, कोई वैसा भाषण देने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि अब शायद 15-16 मार्च से ये शुरू हो जाएगा स्कूल, आप लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप आने वाली कई पीढ़ियों का जो फ्यूचर है वो अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। ये जो फ्रंट लाइन में लोग बैठे हैं ये सिंपल लोग नहीं है, आप कारीगर लोग हैं। अपनी कीमत को पहचानिए। आपके हाथ से जो बच्चा निकल कर जाएगा, जितना तराशेंगे वो बच्चा उतना ही चमकेगा, हमसे भी 100 गुना करोड़ गुना चमके, मेरी यही इच्छा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज तक शिक्षा प्रणाली में क्या कमी रही है और शिक्षा प्रणाली को कैसे थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। आप लोगों ने जापान देश का नाम सुना होगा। मैं आप लोगों को बताऊं, जापान देश बहुत ज्यादा विकसित देश है।
हम तो विकासशील देश है, वो बहुत ज्यादा विकसित देश है, उनकी आय हमसे ज्यादा है, सब कुछ उनमें हमसे ज्यादा है। लेकिन एक चीज है जिनमें मैं मानती हूं कि वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। जापान के बच्चे अपने स्कूल की खुद सफाई करते हैं। बहुत छोटा शब्द है सफाई करना। सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, मतलब कूड़ा उठा दिया कौन सी बड़ी बात है। या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो अपने टॉयलेट्स भी खुद साफ करते हैं। अपने क्लासरूम जहां बैठते हैं वो इंश्योर करते हैं कि 3 बजे छुट्टी होती है तो बेंच के आसपास कूड़ा ना पड़ा हो, वो कूड़े को उठा के डस्टबिन में डालते हैं। अगर ये शिक्षा भारत के हर एक बच्चे को नर्सरी, आपकी केजी, फर्स्ट क्लास से मिल रही है, चलो नर्सरी केजी के बच्चे को पता नहीं होता, फर्स्ट क्लास का बच्चा कॉन्शियस होने लगता है। फर्स्ट क्लास से अगर भारत के हर एक बच्चे को ये शिक्षा मिले कि तुम अपने कूड़े के लिए स्वयं जिम्मेदार हो, तो आप मुझे खुद बताएं, क्या वो बच्चा इतने साल शिक्षा पाकर किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। जरा थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए इस बात को। एक व्हाट्सएप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सभी भेजते हैं, तो वहां पे ये भी कोट मैंने पढ़ा था कि अगर एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति का कूड़ा उठाता है तो ऐसी शिक्षा जो है वो अपने आप में ही कूड़ा है। और मैं इस बात से बिल्कुल जो है वो समर्थ रखती हूँ कि बिल्कुल सच बात है। एक बेरोजगार इंसान आपका कूड़ा उठा रहा है और आप कह रहे हैं मैं पीएचडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आईएएस हूं, मैं एचएस हूं। जी नहीं, आप बहुत बड़े जीरो हैं। ये मेरा ऐसा मानना है, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। डीसी सर थे यहाँ पे, पंकज राय सर, आप ही के एरिया की, अभी उनकी बदली हो गई। जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो डीसी सर ने एक पहल शुरू की थी। उस पहल का नाम था खेल खेल में स्वच्छता का पाठ। मैं चाहती हूँ शिव गुरुकुल स्कूल जब अब अपनी जड़ें पकड़े तो सबसे पहला जो ध्यान दे वो बच्चों में यही बताए कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है अगर ऐसी एजुकेशन वैल्यू के साथ नहीं आती। बच्चों को सिखाओ कि आप अपने कूड़े के लिए खुद जिम्मेदार है, तभी आपका बच्चा एक शिक्षित, एक सभ्य व्यक्ति बन सकता है। और एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, वरना नारे लगाने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। ये शिक्षा आपको बचपन से ही देनी होगी। एक दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि बच्चों में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उनके टीचर्स उनको समझें। हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात पे भी स्कूल अथॉरिटीज जरूर ध्यान दें। हम बच्चे से तो उम्मीद लगाएंगे कि भाई झंडूता के सबसे अच्छे बच्चे, सबसे होशियार बच्चा हमारे पास यहाँ आके पढ़े। हो सकता है रईस बच्चा यहाँ आके पढ़े, मैटर नहीं करता बच्चा किस घर से आ रहा है, अमीर घर से आ रहा है, गरीब घर से आ रहा है। मैटर करता है, जैसे मैंने आपको कहा था, कि आप किस प्रकार के कारीगर हैं। तो जितना फोकस आप टीचर्स बच्चों पे रखेंगे, उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आप टीचर्स से थोड़ी अपेक्षा रखें कि उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए, उनकी स्किलिंग पे ध्यान दिया जाए कि ये बच्चे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। बड़े होके सिखाया जा रहा है कि लड़कों को लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। अरे क्यों सिखाया जा रहा है? ये चीज तो बचपन से सिखाई जानी चाहिए थी। तो इससे मैं अगली बात पर आती हूँ, जेंडर इक्वालिटी आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं। लड़का या लड़की में भेदभाव, देखिए एक स्कूल का जो छोटा बच्चा होता है वो अपना मैक्सिमम समय आप लोगों के साथ बिताएगा, यानी आप उसके दूसरे माता पिता हैं। तो अगर घर से ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है, मान लेते हैं कि शायद बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या हो सकता है माँ बाप इतने शिक्षित नहीं है जहां उनको ढंग से समझा पा रहे हैं, तो आप टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों में ये चीज सिखाएं कि लड़का लड़की एक समान है। एक नारा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले, बहुत सब लोगों ने सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब बिलासपुर में आई तो मेरी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे, मैंने उसके साथ एक और नारा जोड़ दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो जाएगा। बेटी बच भी जाएगी, बेटी पढ़ भी जाएगी, लेकिन बेटों को समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है और आप टीचर्स की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। क्लास में इस तरह का बर्ताव कभी किसी बच्चे के साथ ना करें कि आप एक बॉय को कुछ और एजुकेशन दे रहे हैं और एक लड़की को और एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो बीज उनके दिमाग में आप डाल देंगे वही बीज +2 तक हो जाएंगे। और +2 के बाद तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंसान बन चुका है। अब उसको बाकी चीजें करनी है, गृहस्थी करेगा, आगे नौकरी करेगा, गृहस्थी करेगा, फिर वर्ण आश्रम, फिर खत्म। तो आपने क्या क्वालिटी ऑफ इंसान पैदा किया, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं समझती हूँ। तीसरा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना, वो है मेंटल हेल्थ। देखिए भारत का, मैं आंकड़ों से हमेशा बात करती हूँ, आपको मैं बताऊं तो भारत में मर्डर का रेट है 2.2 और सुसाइड का रेट है 11%। सुसाइड
ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि झंडुता में नहीं होगी, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिलासपुर में नहीं होगी या हिमाचल में नहीं होती है। अगर आप आंकड़े पढ़ेंगे तो हिमाचल में भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। क्यों किया होगा, बताएं मुझे, क्यों किया होगा? क्योंकि शायद उनके कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ये बोला होगा कि भाई तेरे को 90% नंबर लाने, वरना ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। टीचर्स ने भी बोला होगा कि भाई जो 80% वाला बच्चा है, 90% वाला बच्चा है, उसको जरा आगे बिठाएंगे, बाकी बच्चों को पीछे धकेल देंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, लाइफ में टॉप करना जरूरी है। पढ़ाई में टॉप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग यहाँ आ गए 10वीं में, मैथ्स में इतने बुरे नंबर थे तो क्या हो गया, मतलब जिंदा है ना, आज भी खड़े हैं आप लोगों के सामने। तो बच्चों की खाल नहीं उधेड़नी है इस मामले में कि भाई नंबर ही सब कुछ है। एक और मुद्दा जो मुझे लगता है बहुत, मैं समझती हूँ, यहाँ आई हूं तो जरूर बोलूंगी। ये एक प्राइवेट स्कूल है और जैसा मैंने कहा हिमाचल 90% रूरल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल भी बहुत है। मैं सुबह किसी से बात कर रही थी कि अगर कोई स्कूल, स्पेशली प्राइवेट स्कूल, ये नहीं सिखा पाया अपने बच्चों को कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, बात क्या करनी है, किस तरीके से उसके साथ रखना है, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी शिक्षा जीरो है। ये शिक्षा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गद्दी हूँ तो आप लोगों को पता है भेड़े वगैरह चारते हैं हम लोग, है ना। तो चलो हम तो नहीं चाहते हैं, पर दादा दादी चलाते थे। तो मेरी दादी तो नहीं पढ़ी है, इतनी पढ़ी है मुझे तो लगता ही नहीं वो शायद पढ़ी भी है। तो जब भी मैं घर आती थी शिमला से, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ी हूँ, डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला से। तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है, भगवान की कृपा से सब कुछ था, तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मैं गाँव जाती थी तो मेरी दादी इस बात को ध्यान रखती थी कि ये बिन्ना उठा के पीछे के सरकारी स्कूल में जाएगी और उनके साथ नीचे बैठेगी और नीचे बैठ के पढ़ेगी और इन्हीं के साथ खाएगी भी। तो मुझे याद है कि मैं बिन्ना लेके जाती थी, मैं पढ़ती भी थी, मैं सुनती भी थी, मैं देखती भी थी, और मैं उनके साथ लंच ब्रेक में, वो डब्बा था मेरे पास खिचड़ी और घी डाल के, मैं दौड़ती भी थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से मैं आज एक तरह की तरीके से सोच सकती हूँ कि मेरे में घमंड नहीं है और जिंदगी में कभी घमंड नहीं आएगा। मैं चाहे कुछ बन जाऊं, चाहे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊं। तो आपको अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना है कि तू चाहे बेंच पे बैठ, डेस्क पे बैठ, चाहे जमीन पे बैठ। सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है कि वो ये है कि हमारे अंदर क्या है, हम इंसान कैसे हैं। तो जो स्कूल अच्छा इंसान नहीं बना पाएगा वो स्कूल भी किसी काम का नहीं है। क्या मैं बात ठीक बोल रही हूँ? ठीक बोल रही हूँ? तो ये चीज भी प्लीज आप जरूर सिखाएं। अगर आपके आसपास में कोई सरकारी स्कूल है तो आप, मेरे एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार अपने बच्चों का और उन बच्चों का इंटरेक्शन भी रख सकते हैं और कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने के मिलेंगी। आपका बच्चा कहीं ना कहीं, देखो प्राइवेट स्कूल के बच्चों में थोड़ा सा घमंड जो है वो आ जाता है। आज बड़े से बड़ा मंत्री भी अपने बच्चे को, जो कि सरकार का मंत्री है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही डालता है, इस चीज से कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोले, इस विश से वो डालता है। लेकिन खुद वो भी सरकारी स्कूल से गए होते हैं और जितना घिसा हुआ वो मंत्री होता है, जितना सही वो मंत्री होता है, उसका बच्चा वैसा नहीं निकल पाता। ये आप लोग देखेंगे इस चीज को, ऐसा होता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, महीने में एक बार जरूर सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखें, उनसे भी कुछ सीखें, उनको भी कुछ सिखाएं। क्योंकि मकसद सिर्फ गुरुकुल का, देखो नाम देखिए, गुरुकुल क्या होता था? ऐसा होता था कि पेड़ के पास आपका टीचर बैठते थे और बच्चे नीचे शिक्षा लेते थे। हमारे जो उपनिषद है, हमारे जो वेद है, वो ऐसे ही बने हैं। उपनिषद होते ही यही थे कि एक पेड़ होता था, पेड़ के नीचे वहां छांव में गुरु बैठे हैं और बच्चे नीचे बैठे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुकुल को आप गुरुकुल ही ऐसा बनाएं कि जो भी शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की छांव में आए, भाई उनकी जिंदगी बदल जाए। तो खुद को आपने एज ए लीडर मान के चलना है और यही मेरा स्कूल की अथॉरिटीज के साथ, कमिटीज के साथ ये रिक्वेस्ट है कि खुद को गुरुकुल ही माने, ताकि जो भी आपकी छांव में आए वो कुछ लाइफ में जरूर बढ़िया करे। ज्यादा समय नहीं लूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम का सभी ने सुना है, कौन थे? बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे। उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर सबसे बढ़िया करियर कौन सा होता है, मतलब ऐसा क्या करियर है जो सबसे बढ़िया है? तो बच्चे को लगा शायद सर बोलेंगे कि भैया डॉक्टर बड़ा होता है, इंजीनियर बड़ा होता है, आईएएस बड़ा होता है। तो वो तो खुद राष्ट्रपति थे, तो उनको लगा राष्ट्रपति बड़ा होता है।
अब्दुल कलाम जी ने कहा सबसे बढ़िया करियर वो होता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता और आप समाज को सबसे ज्यादा पहुंचा देते हैं। यानी कम से कम पाना और ज्यादा से ज्यादा देना, यही अच्छा करियर है। बच्चे को समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं। बोला बेटा एक तरफ सफेदे का पेड़ है, एक तरफ बरगद का पेड़ है, दोनों में क्या अंतर। बोला नहीं समझ आ रहा। बोला सफेदे का पेड़ जो है जहां लगता है वहां के आसपास का पानी चूस लेता है, ग्राउंड से, भूमि से पानी चूस लेता है, बहुत लीटर पानी चूस लेता है और दिखने में भी सुंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वालिटी। दूसरी तरफ बरगद का पेड़ है, हो सकता है थोड़ा सा डरावना सा लगे, लेकिन बरगद क्या करता है, उसकी जितनी क्षमता होती है उसका 80% जो है वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बरगद के बारे में पढ़ेंगे तो दुनिया भर की मेडिसिन जो है वो ट्रेडिशनल वहां से निकलती है। लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आपके स्कूल से जो बच्चा निकले +2 के बाद, वो सर ना खुजलाए कि भाई कहां से नौकरी कर ले, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। ऐसे बच्चों का निर्माण हमने नहीं करना है। पैसा आ जाता है, पैसा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो ऐसा पैसा जो कमाया हुआ है वो भी ज्यादा दिन तक आपके पास कभी नहीं रुकेगा। आप लाइफ में कुछ भी अच्छा जो है बड़े लंबे समय तक नहीं आपके पास रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो अपने बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अपने बच्चे को इस तरीके से बताएं कि तू अपनी लाइफ में एज ए लीडर बन। लीडर कौन है? अभी यहाँ पे एंकर ने कहा था कि लीडर वो है जो लीड करता है सामने से, एग्जाम्पल सेट करता है सामने से, तो वही लीडर है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि अपनी एजुकेशन का जो पर्पस हो वो लीडरशिप हो। वो ऐसा लीडर बने जो ये बोले कि समाज से मुझे लेना नहीं है। वो ये ना बोले कि भाई पैसा कौन सी जॉब में सबसे ज्यादा है, वहां पैसा जाता हूं, वहां मुझे पैसा कमाना है। वो ये बोले ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे मैं अपना 100% दे सकता हूं। और इसी सोच के साथ मैंने भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया, कहीं जाती हूँ, सेशंस करती हूँ। आज मेरे साथ यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी मित्र है अनीता, वो भी आई हुई है। तो ये भी मुझे हमीरपुर में सेशन था, मैं तो ट्रेनिंग कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया चलो बच्चों के साथ एक सेशन करते हैं। हमीरपुर के सर्किट हाउस में पहला सेशन रखा था मैंने, अचीवर्स ऑफ HP के बैनर के अंडर, और अनीता वहां आई, बहुत सारे बच्चे वहां आई। तो अनीता आज तक साल होने को आया है मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ हिमाचल में बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। नौकरी हमने भी करनी है, घर के काम आपने भी करने हैं, बाकियों ने भी करने हैं, पर अगर हम अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ समय निकाल पाए तभी हम इंसान हैं। वरना रोटी कपड़ा मकान जो है ये तो आजकल पैसे देकर भी हो जाता है, कुछ नहीं है। हम क्या हैं ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है। सर्वप्रथम बाबा बालकनाथ जी की इस धरती को मेरा शत शत नमन। महाराज सिद्ध चानो जी को मेरा शत शत नमन कि मुझे झंडुता आने का मौका मिला। बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं, पर इच्छा रहेगी कि कभी इस जगह को भी मैं सर्व करूंगी और आप लोगों के लिए भी कुछ करने की मैं कोशिश करूंगी। मैं आज यहाँ पे जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनसे ज्यादा मैं इच्छुक हूँ उन लोगों से बात करने के लिए जो इस तरफ हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो आज घर की दीवार से सारे रोटी कपड़े बर्तन का सारा काम, संडे को हमको यही काम होता है, क्यों, कपड़े झाड़ू बर्तन, ये सारा काम छोड़कर आज ये महिलाएं हमारे लिए यहाँ पर आई हैं, आपके नए स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए आई हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो तालियों की हकदार है ये महिलाएं हैं। तो एक बार जोरदार तालियां महिलाएं अपने लिए भी बजाएं और जो दूसरे लोग यहाँ आए हैं उनके लिए भी बजाएं। मेरा नाम ओशीन शर्मा है और मेरे में ऐसे कोई खास बात नहीं है कि मुझको यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया जाए। फिर भी मुझे यहाँ पे बुलाया है तो ये सोचने पे मजबूर हुई हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हिमाचल अधिकारी हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, उससे भी बड़े सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। पर जब पंकज जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम एक नया स्कूल खोल रहे हैं, शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, वो भी झंडुता में जो कि बिलासपुर में है, तो मैं हैरान हो गई। मैं हैरान इसलिए हो गई क्योंकि मैं एक मामूली सी ऑफिसर हूं जो कि अपनी सेवाएं आज के समय में नगर में दे रही है जो कि कुल्लू में है।
तो ऐसा कभी मुझे नहीं लगता इतिहास में हुआ है कि कोई अधिकारी जहां उसका कार्य क्षेत्र है उसको वहां से छोड़कर दूसरी जगह से निमंत्रण आ रहा है कि आप यहां आए और हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन कीजिए। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, सारी की सारी स्कूल कमेटी का, अथॉरिटीज का, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मुझ जैसी एक बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लड़की को बुलाने का यहाँ डिसीजन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाया है तो कुछ जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो मेरे पास भी कुछ शब्द हैं, क्योंकि मैं भी एक समय में स्कूल की इस प्रक्रिया से निकली हूं।